नमस्कार दोस्तों, हमारे द्वारा इससे पूर्व एक वीडियो जो कि आंगनबाड़ी भर्ती के लिए बनाई गई थी, जिस पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सभी ने फॉर्म तो भरवा दिए हैं, पर अब आगे क्या प्रोसेस होगा, अब आगे कैसे नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलने के बाद क्या काम करना पड़ेगा, डेली कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कितना पैसा मिलेगा। आज हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप हमें यह बताएं कि किन किन जनों ने हमारा वीडियो देखकर फॉर्म भरा है, उन्हें फार्म भरने में और फार्म जमा कराते टाइम क्या प्रॉब्लम आई है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर नॉलेज काफ़ी मिलेगा आपको इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करिए जिन्होंने आंगनबाड़ी का फॉर्म भरा है, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि फॉर्म भरने के बाद क्या प्रोसेस रहता है और उन्होंने फॉर्म भरते समय कोई गलती तो नहीं की है, जिससे कि आपका भरा हुआ फार्म ही निरस्त हो जाए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। एंड में मैं आपको एक जानकारी दूंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि फॉर्म भरने के बाद क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि फॉर्म भरने के बाद आपके फॉर्म की अच्छे से जांच की जाएगी। आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं उनको अच्छे से चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आपका जो फॉर्म है उसकी एक लिस्ट बनेगी और उसमें उस लिस्ट को निदेशालय को भेजा जाएगा। ये जो लिस्ट बनेगी वह आपकी योग्यता और आरक्षण के अनुसार बनेगी। अब आते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। मेरिट लिस्ट के लिए आपकी योग्यता और आप किस कैटेगरी से हैं, आपको कौन सा आरक्षण दिया जाना है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे कि अगर आपने 10वीं पास किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने 12th पास किया तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको 3 नंबर मिलेगा। इसी तरह से अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ये मैं आपको उदाहरण के हिसाब से समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसी तरह अगर आप विकलांग हैं या जिन्होंने फॉर्म भरा वो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं तो उसको भी अलग से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और उसके आधार पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी तो उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा। अब हम आते हैं कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी। जब भी आपकी फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी तो उसके अंदर जितने भी आवेदनकर्ता हैं जिनका चयन हुआ है उनको सूचित किया जाएगा और उनको नौकरी लगने के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब आते हैं नौकरी लगने के बाद आपको क्या काम करने पड़ेगा। आंगनबाड़ी में आपकी नौकरी लगने के बाद आपको आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर आंगनबाड़ी का संचालन करना होगा, और साथ ही साथ आंगनबाड़ी में जो बच्चे होंगे उनको संभालना होगा, उनको भोजन वगैरह की जो वितरण करना होता है वो देखना होगा। आशा कार्यकर्ता के साथ साथ आपको उनको सर्वे में मदद करनी होगी। आशा कार्यकर्ता का काम में हाथ बटाना होगा और उनकी जो भी लिस्ट वगैरह बनानी होती है वो भी बनानी पड़ेगी। अपने क्षेत्र में गर्भवती महिलाएं और बीमार लोगों की सर्वे के लिए आपको जाना पड़ सकता है। जब भी पोलियो का कैंप लगेगा तब भी आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए आपको चुना जाएगा और आपको काम दिया जाएगा कि आपको पोलियो पिलानी है, और कैंप पर आपको बिठाया जाएगा। अब आते हैं आपको कितने घंटे काम करना होगा। इस नौकरी के लिए आपको लगभग रोज़ाना 6 घंटे काम करना होगा। अगर अलग से कोई सर्वे का काम होगा, जैसे पोलियो का काम हुआ या फिर अलग से कोई सर्वे करने का काम हुआ, तो उसके लिए आपको फिर अलग से रुकना पड़ेगा, या फिर कोई मीटिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर भी आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से समय निकालना होगा। पोलियो वगैरह के कैंप में या फिर ऐसी स्थिति जब कि कोई बीमारी ज़्यादा फैल रही होती है जैसे मलेरिया, डेंगू, इनका सर्वे करना होगा, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समय तक काम करना पड़ेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आपको आपके कार्य के लिए कितना वेतन मिलेगा। वैसे इस पद के लिए कुछ सैलरी फिक्स होती है, और इसके अलावा आपको अलग से पोलियो कैंप की, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी करवाने पर और नसबंदी ऑपरेशन वगैरह में सहयोग करवाने पर अलग से राशि दी जाती है। आंगनबाड़ी में कार्य करने पर आपको लगभग 10,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। सभी
काम को मिलाकर। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपने आवेदन करते समय किसी प्रकार की मिस्टेक तो नहीं की है, आज हम उस मिस्टेक की संक्षिप्त में जानकारी करेंगे। पहला तो ये कि आपने फॉर्म भरते समय कैटेगरी वाइज जो गांव डिवाइड किए गए थे उसी कैटेगरी में फॉर्म भरा है, किसी अन्य कैटेगरी में तो फॉर्म नहीं भर दिया है। अगर अन्य कैटेगरी में भर दिया होगा तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस हैं। दूसरा ये कि आपको फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट सीरियल वाइज लगाने चाहिए थे वो सीरियल वाइज लगाए हैं या नहीं। अगर सीरियल वाइज नहीं लगाए तो आपको कम मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि अगर उन्हें डॉक्यूमेंट सही जगह नहीं मिलेगा तो वो आपको 0 नंबर भी दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जो डॉक्यूमेंट जमा कराने थे वो 2 कॉपी में जमा कराने थे, तो आपने 2 कॉपी में जमा कराए हैं या नहीं ये भी आप चेक कर लें। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको फॉर्म के बाद आपको रसीद दी गई है या नहीं। आपको फॉर्म जमा कराने के बाद रसीद लेना अनिवार्य था, तो आपको रसीद लेनी चाहिए थी। अगर आपने ली है या नहीं हमें कमेंट करके बताइए। आपने इनमें से कौन सी गलती से कर दी है, और अगर आप चाहते हैं कि इस गलती को अब कैसे सुधारा जा सकता है इस बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम एक और अलग से वीडियो बनाएं ताकि आपको उस गलती को कैसे सुधारा जा सके उसके बारे में जानकारी दे सके। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आंगनबाड़ी से रिलेटेड सारी जानकारी हम यहाँ ऑनलाइन डालते रहते हैं तो आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।